कोड को पावर्ड बाय मुंगिया स्टील, स्टील का बादशाह, टेलीमानस मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डी कोड के इस संडे एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सबसे पहले ईरान में मौजूदा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का विश्लेषण करेंगे। लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर ईरान की सरकार और वहां के सुप्रीम लीडर खमनेई को चुनौती दे रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि क्या ईरान में खमनेई के तख्ता पलट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। खमनेई ने 9 जनवरी को वहां के नेशनल टीवी पर एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो इस विद्रोह के सामने झुकेंगे नहीं, और उन्होंने अमेरिका पर इस विद्रोह को भड़काने और समर्थन देने का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान की सरकार ने विद्रोहियों पर सख्ती बरती तो अमेरिका ईरान में दखल देने के लिए तैयार बैठा है। इसके बाद आपको अमेरिका की हेल्थ इमरजेंसी के बारे में बताएंगे। अमेरिका में 77% युवा जंक फूड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाने की वजह से इतने अनफिट हो चुके हैं कि अब उन्हें सेना में भी भर्ती नहीं किया जा सकता। अमेरिका ने अब अपने लोगों के खाने पीने में बदलाव लाने के लिए एक नया डाइट प्लान जारी किया है। कुछ नई गाइडलाइंस जारी की हैं जिसमें लोगों से कहा गया है कि वो जंक फूड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाना छोड़ दें और हरी सब्जियां, अनाज और फल जैसी प्राकृतिक चीजें खाना शुरू करें। आज हम आपको दिखाएंगे कि अमेरिका ही नहीं, भारत में भी अब इस तरह का डाइट प्लान लागू करने का समय आ चुका है। और आखिर में आपको बिहार की राजधानी पटना लेकर चलेंगे, जहां ज्वेलर्स ने अपनी दुकानों में ऐसे लोगों की एंट्री बंद कर दी है जो बुर्का, मास्क या हेलमेट पहनकर दुकानों में आते थे। इन ज्वेलर्स का कहना है कि यह कदम सुरक्षा कारणों से उठाया गया है, जबकि कुछ लोग इसे एक खास धर्म के खिलाफ बता रहे हैं और वहां के नेताओं ने अब इस पर राजनीति भी शुरू कर दी है। सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर यह है कि ईरान में जनता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहां की जो जनता है, लोग हैं, वो लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं। गुरुवार यानी 8 जनवरी को प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों और बसों में आग लगा दी और ईरान के सुप्रीम लीडर 86 वर्ष के अयतुल्ला अली खमनेई के खिलाफ नारेबाजी की। ईरान की राजधानी तेहरान में सड़कों पर लोगों की भीड़ एक ही नारा लगा रही है और यह नारा है डेथ टू द डिक्टेटर, यानी तानाशाह मुर्दाबाद। और ये नारे खमनेई के खिलाफ लगाए जा रहे हैं। तो जब आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ईरान में अब खमनेई के खिलाफ एक बहुत ज़बरदस्त माहौल पैदा हो गया है। सबसे पहले आप देखिए कि वहाँ की जनता क्या नारे लगा रही है और फिर हम ईरान के प्रदर्शनकारियों की मन की बात आपके लिए डिकोड करेंगे। इन प्रदर्शनकारियों ने ईरान के आखिरी शाह के निर्वासित बेटे और क्राउन प्रिंस 65 वर्ष के रजा पहलवी की ईरान में वापसी के लिए भी नारे लगाए हैं। वो चाहते हैं कि रजा पहलवी ईरान में अब वापस आएं और वही ईरान के क्राउन प्रिंस हैं। रजा पहलवी को इस आंदोलन का एक बहुत बड़ा चेहरा माना जा रहा है और वो इस समय अमेरिका में है और उन्होंने अपने समर्थकों से ईरान की सड़कों पर उतरने और खमनेई का विरोध करने की अपील की थी। पहले ये कहा जा रहा था कि शुक्रवार को ईरान में बहुत बड़े विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। इसके बाद ईरान से ऐसी तस्वीरें आईं जिनमें सड़कों पर सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ दिखाई दी और इस भीड़ ने नारे लगाकर लगातार सरकार का विरोध किया है। और ईरान के जितने भी प्रांत हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेहरान में, ईरान के जितने भी प्रांत हैं, पूरे ईरान में सड़कों पर इस प्रकार के प्रदर्शनकारी उतरे हुए हैं और एक ज़बरदस्त दबाव वहाँ की सरकार पर इन लोगों ने इस समय बनाकर रखा है।
इसके बाद 8 जनवरी को पूरे ईरान में इंटरनेट और टेलीफोन की सर्विसेज को बंद कर दिया गया और वहां करीब 18 घंटों तक एक प्रकार का डिजिटल ब्लैकआउट रहा। और ये इसलिए किया गया ताकि ईरान में जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं ये सोशल मीडिया तक ना पहुंचे, ये दुनिया तक ना पहुंचे और पूरी दुनिया जो है ईरान से कट जाए, किसी को पता ही ना चले कि ईरान में इस समय हो क्या रहा है। इंटरनेट की सर्विस दोबारा से शुरू की गई है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ही धीमी कर दी गई है। तो स्पीड इसलिए धीमी कर दी गई है ताकि कोई भी व्यक्ति वहां से कोई वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड ना कर सके, सोशल मीडिया पर कोई वीडियो वहां से बाहर ना आए। यानी ईरान में इस समय क्या हो रहा है इसकी स्पष्ट जानकारी किसी को नहीं मिल पा रही और वहां के करीब 8.5 करोड़ लोग पूरी दुनिया से एक प्रकार से कटे हुए हैं। ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर में भी लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इस शहर का नाम है मशहद और यहाँ शिया मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। इन प्रदर्शनों की वजह से ईरान की आर्थिक जो बदहाली है वो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। ये सारे लोग जो उतर कर आ रहे हैं, कट्टरवाद तो एक वजह है ही, जो इस समय की सरकार है उसके कट्टरवाद के खिलाफ तो बहुत पहले से प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन इस बार जो विरोध प्रदर्शन हुए हैं, लोगों का ये जो गुस्सा है, इसकी वजह है ईरान की आर्थिक बदहाली। ये आंदोलन ईरान के सभी 31 प्रांत और 100 से ज़्यादा शहरों में अभी फैल चुका है और सब लोगों को जो नाराज़गी है वो ये है कि इस समय ईरान की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ख़राब हो चुकी है, लोगों के जीवन पर उसका बहुत गहरा असर पड़ रहा है, महंगाई ज़बरदस्त है और वर्ष 2022 के बाद इसे ईरान में अब तक का सबसे हिंसक और सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन बताया गया है। अब तक इसमें 34 प्रदर्शनकारी और 4 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं और 2200 से ज़्यादा लोगों को अब तक वहां की सरकार गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि जो पश्चिमी देशों का मीडिया है उसके मुताबिक मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज़्यादा है और ईरान की सरकार और पुलिस मरने वालों की ठीक संख्या अभी बता नहीं रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान पर एक्शन लेने की धमकी दी है और कहा है कि ईरान की जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है और अमेरिका लगातार ये जो बयान है इस प्रकार के वो देता जा रहा है कि हम इन प्रदर्शनकारियों के साथ हैं। दुबई और तुर्की से ईरान जाने वाली 34 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक के बाद एक जब फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं दूसरे देशों से आने वाली, तो इसका मतलब उस देश के हालात ठीक नहीं हैं। ईरान में अब हालात कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। वहाँ की सरकार इस आंदोलन को रोकने की जितनी कोशिश कर रही है, यह आंदोलन उतना ही उग्र होता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि यह सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ईरान में सत्ता परिवर्तन का काउंटडाउन शायद शुरू हो चुका है। तो ये तस्वीरें आपने देखी और इन तस्वीरों से आप समझ गए होंगे कि ईरान में जो हालात हैं इस समय किस प्रकार के हैं। इन हालात के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ने तेहरान में अपने समर्थकों को संबोधित किया और जब वो ये भाषण दे रहे थे तो इस भाषण को वहाँ के नेशनल टीवी पर प्रसारित किया गया और खमेनी ने अपने लोगों को संबोधित करने की कोशिश की है। अपने देश के तमाम लोगों को उन्होंने थोड़ा एक प्रकार से अपनी बात उन तक पहुंचाने की कोशिश की अपने नेशनल टीवी के जरिए। भाषण में उन्होंने 3 बड़ी बातें कही हैं। पहला
ईरान में इस्लामिक शासन की स्थापना सैकड़ों हजारों लोगों के बलिदान से हुई है और उनकी सरकार इन प्रदर्शनकारियों के सामने झुकेगी नहीं। तो पहली चीज तो यह आ गई है कि ख़ामेनी बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ रहे हैं, झुकने के लिए तैयार नहीं है, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इससे यह पता चलता है कि ख़ामेनी इन प्रदर्शनकारियों पर सख्ती कर सकते हैं और आगे चलकर और ज्यादा सख्ती करेंगे, क्योंकि अमेरिका लगातार ये कह रहा है कि अगर ख़ामेनी ने, उनकी सरकार ने इन प्रदर्शनकारियों पर सख्ती की तो फिर अमेरिका ईरान में दखल अंदाजी करेगा। दूसरी बात जो ख़ामेनी ने कही वो ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ ईरान के लोगों के खून से रंगे हुए हैं और ट्रंप को अपने देश की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए और अपने काम से काम रखना चाहिए। उन्होंने ये आरोप लगाने की कोशिश की है कि इन सब के पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है, अमेरिका इन लोगों को भड़का रहा है और समर्थन दे रहा है। और तीसरी बात उन्होंने कही कि ईरान में कुछ दंगाई अमेरिका के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये गलत बात है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आप सुनिए ख़ामेनी का ये भाषण। دیشب در تهران در بعضی جایی دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو. جدیتتون در امر پیشرفت کشور رو حفظ کنید، وحدتتون رو حفظ کنید. ख़ामेनी ये दावा कर रहे हैं कि ईरान में ये विरोध प्रदर्शनों को अमेरिका और इजराइल जैसे देश सीधी मदद दे रहे हैं और ये सारे विरोध प्रदर्शन इन्हीं देशों के और विदेशी ताकतों के इशारे पर हो रहे हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो है महंगाई। देखिए, जब किसी देश में कोई अंदरूनी कमज़ोरी आती है, जब किसी देश की अंदरूनी स्थिति ख़राब होती है और लोग उससे परेशान होते हैं, तो विदेशी ताकतें ऐसे ही उसका फ़ायदा उठाती हैं। अब ये ज़रूर बात है, हो सकता है विदेशी ताकतें ये सब करवा रही हैं, लेकिन उन्हें ये मौका दिया है ईरान की सरकार ने, क्योंकि ईरान की मुद्रा जो है, वहाँ की करेंसी, वो है ईरानी रियाल। इसमें ऐतिहासिक गिरावट आई है। वहाँ पर महंगाई 40% से ज़्यादा है, महंगाई दर जो बहुत ज़्यादा मानी जाती है किसी भी स्टैंडर्ड से। और इसकी वजह से वहाँ पर जो ज़रूरी सामान है, ज़िंदा रहने के लिए भी आपको जो ज़रूरी सामान चाहिए, खाने पीने का भी, वो सब बहुत महंगा हो चुका है और आम जनता की पहुँच से बाहर हो रहा है। 6 जनवरी को $1 की कीमत वहाँ पर 14,70,000 ईरानी रियाल तक पहुँच गई थी। वहाँ खाने पीने की चीज़ें, दवाइयाँ और ईंधन आम लोगों की पहुँच से बाहर होते जा रहे हैं और इसका गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। इस आंदोलन की शुरुआत पिछले महीने तेहरान के व्यापारियों ने की थी, लेकिन अब ये एक सत्ता विरोधी आंदोलन बन चुका है। अब आपको बताते हैं कि ईरान के क्राउन प्रिंस कौन है और उनका इस आंदोलन से क्या संबंध है और इनका नाम बार बार अब क्यों आ रहा है। तो ईरान के क्राउन प्रिंस 65 वर्ष के रजा पहलवी हैं, जो पिछले 47 वर्षों से अमेरिका में रह रहे हैं और वो सोशल मीडिया की मदद से ही ईरान में अपने समर्थकों से आंदोलन के लिए अपील कर रहे हैं। उनके पिता ईरान के आखिरी शाह यानी ईरान के आखिरी राजा थे और उनका नाम था मोहम्मद रजा पहलवी। वर्ष 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के दौरान उन्हें सत्ता से हटा दिया गया था। उनका भी ऐसे ही तख्ता पलट हुआ था जब इस्लामिक क्रांति आई और इस्लाम का शासन आया और फिर ईरान में इस्लामिक शासन की स्थापना हुई। अब प्रदर्शनकारी एक बार फिर से रजा पहलवी को सत्ता सौंपने की मांग कर रहे हैं। तो देखिए, पहले ऐसे ही प्रोटेस्ट हुए कि इस्लामिक शासन वापस आए। अब इस्लामिक शासन से इतने परेशान हो चुके हैं वहां के लोग कि अब कह रहे हैं कि दोबारा से पहले वाला शासन आना चाहिए, अब दोबारा से रजा पहलवी को ले आइए। पहले रजा पहलवी के पिता राजा थे, अब उन्हें अपना क्राउन प्रिंस वापस चाहिए। रजा पहलवी ने ईरान की जनता से शुक्रवार को सड़कों पर उतरकर अपने घरों से विरोध की आवाज बुलंद करने के लिए कहा था और ईरान की सेना और सुरक्षा बलों से भी सरकार की बजाय जनता का साथ देने की अपील उन्होंने की है। तो सोचिए, पुलिस से भी कह रहे हैं, सुरक्षा बलों से भी कह रहे हैं कि भाई आप वहां की जो जनता है उसके खिलाफ काम मत कीजिए, आप उनका साथ दीजिए।
همیهنانم آفرین به همگی شما که پنجشنبه شب خیابانها را در سرتاسر مملکت تسخیر کردید. به همه شما افتخار میکنم. برای خیلیاتون مشخص شد که با تعداد انبوه جمعیت نیروهای سرکوب به عقب رانده میشود و احتمال سرکوب رو به حداقل میرسانید. برای آنهایی که تردید داشتید جمعه شب همراه باشید با سایر همیهنانتون. از رهبران میدانی دعوت میکنم که تلاش بکنند که جمعیت راه افتاده به همدیگر برسند تا حتی جمعیت بیشتر بشود. میدانم که اینترنت را قطع کردن، ارتباطات را قطع کردن. علیرغم این تلاش‌های مسبوحانه رژیم میدانم که شما خیابان‌ها را رها نخواهید کرد. مطمئن باشید که پیروزی از آن شماست. तो देखिए, ये है टेक्नोलॉजी और ये आज के ज़माने के नए विद्रोह हैं जो सोशल मीडिया के ज़रिए होते हैं, टेक्नोलॉजी के ज़रिए होते हैं। रज़ा पहलवी जो हैं ये अमेरिका में रहते हैं और 47 साल से अमेरिका में रह रहे हैं और वहीं पर बैठकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। आप सोचिए कितना लंबा ये समय रहा होगा और अब जाकर रज़ा पहलवी की ऐसा लगता है कि किस्मत खुलने वाली है। इतना जो उन्होंने लंबा इंतज़ार किया है, अब ऐसा लगता है कि हो सकता है कि उनकी ईरान में वापसी हो जाए, ऐसा वो मानते हैं। और आप देखिए, अमेरिका में बैठे बैठे वो सोशल मीडिया के ज़रिए अपने कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क में है। रज़ा पहलवी ने दुनिया के दूसरे नेताओं से भी ईरान की जनता का समर्थन देने के लिए अनुरोध किया है ताकि ईरान के लोगों की आवाज़ को दबाया ना जा सके। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान में विरोध प्रदर्शन कर रहे निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई जाती हैं या फिर अगर उन्हें जेल में डालकर फांसी दे दी जाती है तो ये बर्दाश्त नहीं। अगर ईरान की सरकार ऐसा करेगी तो अमेरिका पूरी तरह से तैयार बैठा है और इसका सख्ती से जवाब दिया जाएगा। लेकिन आगे की खबर बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूं कि देखिए, अभी के जो विद्रोह हो रहे हैं, बिल्कुल रज़ा पहलवी का जो केस है वो अमेरिका में रहते हैं और अब अपनी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपने बांग्लादेश में देखा होगा, पूर्व प्रधानमंत्री जो खालिदा जिया के बेटे हैं तारिक रहमान, वो लंदन में थे और उन्हें निष्कासित कर दिया गया था बांग्लादेश से। वर्षों तक लंदन में रहे, लेकिन लंदन में बैठकर वो लगातार वीडियोस बनाते रहे, सोशल मीडिया के जरिए अपने देश के लोगों को, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते रहे, उनसे लगातार संपर्क में रहे और अब इतने लंबे इंतजार के बाद अब वो बांग्लादेश में वापस लौटे हैं। तो जो सोशल मीडिया आया है, इसका राजनीति में कैसे प्रयोग हो रहा है? पहले ये सब नहीं होता था। अगर एक बार किसी को निष्कासित कर दिया तो उसके पास कोई जरिया ही नहीं था कि वो उस देश की राजनीति में सक्रिय रह सके। लेकिन अब ऐसा हो रहा है। ईरान में भी ऐसा हो रहा है, बांग्लादेश में भी हो रहा है और दूसरे देशों में भी। आपको याद होगा, पिछले हफ्ते अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को गिरफ्तार कर लिया था। अमेरिका की सरकार लगातार ईरान के प्रदर्शनकारियों का भी साथ दे रही है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका ईरान में भी अपना ऐसा ही कोई ऑपरेशन शुरू कर दे जैसा कि अमेरिका ने वेनेजुएला में किया था। Well, look, we certainly stand by anybody who's engaged in peaceful protest, anybody who's trying to exert their rights for free association and to have their voices heard. तो अमेरिका पूरी तरीके से ईरान में जो विद्रोही हैं, प्रदर्शनकारी हैं, उनके साथ है। ईरान में पिछले 27 वर्षों में 5 बार बड़े आंदोलन हो चुके हैं इस प्रकार के, यानी ये कोई पहला मौका नहीं है। वर्ष 1999 में मीडिया और प्रेस की आज़ादी के लिए वहां के युवाओं ने आंदोलन किया था। फिर 2009 में राष्ट्रपति के चुनाव में धांधली के आरोपों के बाद लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे। 2019 में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और फिर 2022 में महिलाओं की आज़ादी के लिए ईरान की महिलाओं और युवाओं ने अपनी ही सरकार का विरोध किया था। आपको याद होगा, महिलाएं ये मांग कर रही थीं कि अब वो बुर्के और हिजाब से बाहर आना चाहती हैं और उस समय वहां की कट्टरपंथी सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे, महिलाओं की आज़ादी के लिए आंदोलन हुए थे। और अब 2026 में महंगाई और आर्थिक संकट की वजह से वहां की जनता सड़कों पर उतर आई है। हर बार आंदोलन एक अलग मुद्दे से शुरू हुआ, लेकिन वजह सिर्फ एक थी और वो है वहां के लोगों की सिस्टम से निराशा, वहां की व्यवस्था से निराशा। चाहे वो रीति रिवाजों के मामले में हो, चाहे वो महंगाई के मामले में हो या कोई और मामला हो।
लोग वहां के निराश हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अगर ईरान में आंदोलन बहुत ज्यादा तेज हो गए तो वहां के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खौमेनी और उनके बेटे रशिया भाग सकते हैं। रशिया के साथ ईरान के रणनीतिक रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं और इसलिए रशिया को खौमेनी का एक संभावित भविष्य का ठिकाना माना जा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर स्थिति वहां कंट्रोल से बाहर हो गई और खौमेनी को यह लगा कि अब उनके और उनके परिवार के लिए यहां रहना खतरे से खाली नहीं है, तो उन्हें यह देश छोड़कर भागना पड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना होगा रशिया, और वो रशिया भाग सकते हैं। आपको याद होगा, रशिया सीरिया के जो पूर्व राष्ट्रपति थे वो भी रशिया में ही इस समय शरण लिए हुए हैं। और आपको याद होगा, बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी, जब उनका तख्ता पलट हुआ तो वो भारत में आकर उन्होंने शरण ली थी और इस समय भी वो शेख हसीना भारत में ही है। तो अब ये भी हाल के दिनों में बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है कि जब उस देश का कोई राष्ट्रपति या उस देश का शासक, जब उसके हाथ से उस देश की सत्ता निकल जाती है, कंट्रोल उसका ख़त्म हो जाता है, अफगानिस्तान में भी देखिए ऐसा ही हुआ, तो फिर उसे वहाँ से छोड़कर अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है और फिर वो किसी मित्र देश के यहाँ जाकर शरण ले लेता है। ईरान में इस समय 10,000 भारतीय रहते हैं, जिनमें से करीब 3,000 छात्र हैं, हमारे देश के छात्र जो वहाँ पर पढ़ने के लिए गए हैं। और इनमें से ज़्यादातर जो छात्र हैं वो वहाँ मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए हैं। इसलिए आज हम उन लोगों के लिए भी चिंतित हैं जो हमारे लोग ईरान में रह रहे हैं, जिनकी संख्या है 10,000, और हमारे लगभग 3,000 जो युवा छात्र हैं जो वहाँ पढ़ने के लिए गए हैं, आज हम उनके लिए बेहद चिंतित हैं कि उनके साथ वहाँ क्या सलूक होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वहाँ फंस जाएं। आज भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो ईरान के हालात पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और भारत और ईरान के बीच 15,000 करोड़ रुपए का व्यापार भी होता है। भारत ईरान से ड्राई फ्रूट्स खरीदता है, सेब खरीदता है और फर्टिलाइजर्स खरीदता है, और ईरान भारत से चावल, चाय, दवाइयाँ और मशीनरी खरीदता है। ये इसलिए आपको बता रहे हैं कि अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है या वहाँ पर अस्थिरता आती है तो व्यापार पर भी असर पड़ता है और हमारे जो देश के लोग वहाँ रहते हैं उनकी ज़िंदगी पर भी इसका असर पड़ेगा। वर्ष 2019 में भारत और ईरान के बीच 30,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद से ये व्यापार लगातार कम हो रहा है। और रणनीतिक दृष्टि से ईरान का चाबहार पोर्ट भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसी की मदद से भारत पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचता है। भारत एक नए ट्रेड रूट पर भी काम कर रहा है जो चाबहार से रशिया होते हुए यूरोप तक जाएगा। उसका रूट इस समय आपकी स्क्रीन पर है। और अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन के बाद अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंध हटते हैं तो भारत के लिए तेल और गैस का एक नया सोर्स ईरान बन सकता है। यानी अगर वहाँ सत्ता परिवर्तन होता है और अमेरिका वहाँ से अपने सारे प्रतिबंध हटा लेता है तो भारत को उसमें नुकसान कोई नहीं है, फायदा ही है। समय का चक्र देखिए कि वर्ष 1979 में जब ईरान में क्रांति हुई तब क्राउन प्रिंस रजा पहलवी सिर्फ 19 वर्ष के थे और ये क्रांति उनके पिता के खिलाफ हुई थी जब ये 19 साल के थे, रजा पहलवी। कैसे समय का चक्र बदलता है देखिए। और तब उनके पिता का तख्ता पलट किया गया था और उन्हें वहां से भागकर अमेरिका में शरण लेनी पड़ी। और इस समय ईरान में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोग उसी इस्लामिक शासन को खत्म करके अब रजा पहलवी को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। ईरान में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वर्ष 1979 के बाद यानी 47 वर्ष के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में वहां की जनता सड़कों पर उतरी है। उस समय भी तख्ता पलट हुआ था और इस बार भी ईरान में तख्ता पलट हो सकता है, सत्ता परिवर्तन हो सकता है। 1979 की बात है और 1979 में जिस परिवार को सत्ता से हटा दिया गया था अब उसी परिवार से वहां के क्राउन प्रिंस को वापस लाने की बात चल रही है। और इसकी वजह आप ईरान की इन दो तस्वीरों से भी समझिए। पहली तस्वीर 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले की तस्वीर है जिसमें ईरान किसी भी पश्चिमी देश जैसा नजर आता है। वहां पर महिलाएं आधुनिक कपड़े पहनती हैं, उन्हें बुर्का या हिजाब पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देखिए ईरान की ये तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ईरान एक कोई भी पश्चिमी देशों जैसा एक देश है जहां महिलाओं को पूरी आज़ादी है। जबकि दूसरी तस्वीर इस्लामिक क्रांति के आने के बाद की है जिसके बाद वहां की महिलाओं के लिए हिजाब पहनना
अनिवार्य कर दिया गया था। ये दो युग हैं ईरान के, एक है 1979 से पहले का ईरान और दूसरा है 1979 के बाद का ईरान। जगह वही है, लोग वही हैं, लेकिन कैसे रातों रात रीति रिवाज बदल दिए गए, कैसे वहाँ समाज में और सरकार में, व्यवस्था में एक कट्टरवाद ला दिया गया, ये दोनों तस्वीरों में आप आज देख सकते हैं। लेकिन आज बड़ा सवाल ये भी है कि क्या किसी भी देश में सत्ता परिवर्तन के लिए होने वाले विरोध प्रदर्शन स्वाभाविक होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल होते हैं, या उनके पीछे किसी बड़ी बाहरी शक्ति का हाथ होता है? और जब ऐसे विरोध प्रदर्शन के बाद सत्ता परिवर्तन हो भी जाता है, तख्ता पलट हो भी जाता है, तो उसके बाद क्या होता है? ये सोचने वाली बात है। कुछ उदाहरण आपके लिए देते हैं। वर्ष 2011 में आपको याद होगा अरब स्प्रिंग हुआ था। ये एक विद्रोह था। अरब स्प्रिंग के दौरान 4 देश, लीबिया, इजिप्ट, ट्यूनीशिया और यमन में वहां की जनता ने ऐसे ही विरोध प्रदर्शन किया। फिर तख्ता पलट हुआ। लेकिन सत्ता परिवर्तन होने के बावजूद आज इन देशों में हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। लीबिया में प्रदर्शनकारियों ने वहां के शासक मोअम्मर गद्दाफी की हत्या कर दी थी और आज लीबिया में सिविल वॉर चल रहा है। तब कहा जाता था कि गद्दाफी जो है वहां के सुप्रीम लीडर हैं और उन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन इनकी हत्या की गई। यमन में भी इस समय सिविल वॉर चल रहा है और हालात वहां पर भी बहुत खराब हैं। और इजिप्ट में एक बार फिर से तानाशाही लौट आई है। और हाल ही में इसी तरह का विद्रोह नेपाल और बांग्लादेश में भी हुआ, जहां तख्ता पलट होने के बाद भी हालात या तो पहले जैसे ही हैं या फिर पहले से और ज़्यादा बदतर हो गए हैं। ये उदाहरण सारे आपको इसलिए दिए हैं ताकि आप ये समझें कि सत्ता परिवर्तन ही कई बार हर समस्या का हल नहीं होता। लेकिन विदेशी ताकतें ये चाहती हैं कि सत्ता परिवर्तन हो, सत्ता परिवर्तन हो जाता है और उसके बाद ये विदेशी ताकतें अपना फायदा उठाने के बाद उस देश को उसके हाल पर छोड़ देती हैं। अमेरिका ऐसा कई बार कर चुका है। जब अमेरिका ने सीधे तौर पर किसी देश में प्रवेश किया है, आप याद कीजिए इराक में अमेरिका ने ऐसे ही प्रवेश किया। जब सद्दाम हुसैन पर आरोप लगाए, उसके बाद उन्हें फांसी की सज़ा दे दी। आज इराक की क्या हालत है आप देख सकते हैं। इसी प्रकार अमेरिका अफगानिस्तान में भी घुस गया था। आज अफगानिस्तान की क्या हालत है वो भी आप देख सकते हैं। ईरान के बाद अब हम बात करते हैं अपने देश की। हमारे देश में कहा जाता है कि संविधान सर्वोच्च है और संविधान से ऊपर कुछ नहीं। हमारे देश का संविधान 3 स्तंभों पर टिका हुआ है। एक है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में ये तीनों स्तंभ ठीक प्रकार से काम कर पा रहे हैं? पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं हुई हैं उससे यही आशंका सही साबित होती दिख रही है कि वहां कार्यपालिका अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है और न्यायपालिका को भी अब काम नहीं करने दिया जा रहा है। जब कोलकाता में वहां पर ईडी की छापेमारी चल रही थी तो उसे रोकने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं वहां पर पहुंच गई। अपने सहयोगियों और पश्चिम बंगाल की पुलिस की मदद से ईडी के अधिकारियों से उन्होंने वो फाइल्स और डिस्क और जितने भी सबूत थे उन्होंने छीन लिया और उन सबूतों को अपने साथ छीनकर ले गई। ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी ने 8 जनवरी को ही कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की और हाईकोर्ट से कहा कि वो इस मामले में ममता बनर्जी को रोकें और ईडी को अपना काम करने की इजाजत मिलनी चाहिए। उसी याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इस दौरान हाईकोर्ट में भारी संख्या में भीड़ पहुंच गई और हंगामा शुरू हो गया। जज लगातार ये अपील करती रहीं कि जिन लोगों का याचिका से कोई संबंध नहीं है वो कोर्ट रूम से बाहर चले जाएं। लेकिन ना तो भीड़ कम हुई और ना ही हंगामा बंद हुआ और इसके बाद हालात ऐसे हो गए कि इस सुनवाई को टालना पड़ा और अब अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी। आरोप है कि हंगामा करने वाले लोग ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी के अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए लोग थे, उनके कार्यकर्ता थे। अब सवाल यह है कि जब एक मुख्यमंत्री ईडी के अधिकारियों के साथ जबरदस्ती करती हैं, उन्हें रोकती हैं, उनके हाथ से सबूत छीनकर चली जाती हैं और फिर जब उसी मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होती है तो फिर उसी पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा आरोप है कि कोर्ट में जाकर हंगामा करते हैं, तो क्या अब लोकतंत्र खतरे में नहीं है? तो क्या अब संविधान खतरे में नहीं है? तो क्या अब हमारे देश की पूरी प्रशासन व्यवस्था खतरे में नहीं है?
अगर हर राज्य में यही होने लगा, हर राज्य में मुख्यमंत्री ऐसे ही आने लगा, उनके कार्यकर्ता ऐसे ही आकर केंद्रीय एजेंसियों को रोकने लगे, आज केंद्रीय एजेंसियों को रोका है, उसके बाद सुरक्षा कर्मियों को रोका जाएगा, पुलिस को रोका जाएगा, बीएसएफ को रोका जाएगा और हो सकता है एक दिन भारत की सेना को भी रोक दिया जाए। आप कभी ये कल्पना कर सकते हैं कि हमारे देश की सेना एक जगह से दूसरी जगह जा रही है? एक युद्ध काल में सेना को एक जगह से दूसरी जगह जाना है और इस दौरान उन्हें कई राज्यों को पार करते हुए जाना है और वहां का जो राज्य का मुख्यमंत्री है वो उस बात से इनकार कर दे कि आप यहां से नहीं जाने देंगे हम आपको, या फिर ये किसी भी केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी के साथ हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उसका भी एक वर्ग इस पूरे मामले पर चुप बैठा हुआ है। ये वो वर्ग है मीडिया का जो बात बात पर विपक्षी दलों के साथ मिलता है और कहता है कि देखिए संविधान खतरे में आ गया, वो कहता है कि लोकतंत्र खतरे में आ गया, अभिव्यक्ति की तो कोई आज़ादी हमारे देश में है ही नहीं। ये वाला जो पूरा मीडिया है वो इस मामले पर बिल्कुल चुप बैठा है, शांत बैठा है। ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की है उसमें 5 बड़ी मांगें रखी गई हैं। पहला, आईपैक नाम की कंपनी पर छापेमारी के दौरान हस्तक्षेप के मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी जाए, यानी ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। दूसरा, मुख्यमंत्री के अलावा पुलिस अधिकारियों और इस घटना में शामिल सभी लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी मिले। तीसरा, तलाशी के दौरान जबरदस्ती छीने गए सभी दस्तावेज और सबूत तुरंत ईडी को वापस किए जाएं। चौथा, ईडी ने प्रतीक जैन के घर, ऑफिस और आसपास के इलाकों की सीसीटीवी फुटेज की भी मांग की है। प्रतीक जैन आईपैक के डायरेक्टर हैं और वो ममता बनर्जी की पार्टी के लिए भी काम करते हैं। और पांचवां, ईडी ने अदालत से अपने अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और राज्य सरकार को जांच में किसी भी तरह की बाधा न डालने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। ममता बनर्जी ने ईडी के काम में हस्तक्षेप को लेकर अपनी एक अलग सफाई दी है। उनका कहना है कि उन्होंने जो भी किया वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं किया, वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर वहां नहीं गई थी, बल्कि वो तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष के तौर पर वहां गई थी और उन्होंने जो भी कुछ किया वो तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष के तौर पर किया। যা করেছি অ্যাজ এ অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান করেছি এবং যা করেছি আমি কোনো অন্যায় করিনি। তুমি আমায় খুন করতে এসছো, আমার আত্মরক্ষা করার অধিকার আছে। চোরের মতো কেন এসছো? তুমি চুরি করে সব মানুষের এসআইআর এর ডাটা তুলে নিয়ে যাচ্ছিলে। তোমরা তো 6টা থেকে ঢুকেছো, আমি তো গেছি 11:45-এ, 5.5 ঘন্টা সবই তো চুরি করেছো। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक ईडी की छापेमारी को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए हैं, धरने हुए हैं। 3 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर दिल्ली की है। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने भी ईडी की छापेमारी के खिलाफ दिल्ली में गृह मंत्रालय के दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। दूसरी तस्वीर कोलकाता की है। यहाँ भी ईडी की छापेमारी के खिलाफ ममता बनर्जी ने विरोध प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि जो उन्हें दुख देता है उसे वो छोड़ती नहीं है। जबकि तीसरी तस्वीर भी कोलकाता की है, जहां बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन किया। अब आप ये तीनों तस्वीरें देखिए। बंगाल में हम जीतेंगे, जो भी कर ले, जो भी कर ले। You're seeing what is happening to MPs. All our MPs have been picked up. ये देखो क्या हो रहा है। कैसे लेके जा रहा है? अब देखो। बीजेपी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की वजह से महाजंगल राज जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। ये क्या हो रहा है बंगाल में?
आप ईडी को काम कर नहीं देते। कोयला के स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जो हो रही है, उस मामले में एक व्यक्ति के यहां कार्रवाई हो रही है तो आप फाइल छीन लेते हैं, आप डॉक्यूमेंट छीन लेते हैं। पुलिस के साथ जाती है मुख्यमंत्री, और जब कोर्ट में सुनवाई की दरखास्त देती है ईडी, तो वहां कोर्ट की सुनवाई में बाधा डालते हैं। तो एक प्रकार से इसे कहते हैं महाजंगल राज। बहुत स्पष्ट है कि ममता जी के राजनीतिक दिन अब लदने वाले हैं। जब भी वहां चुनाव होगा, इस तरह की हरकत वही करते हैं जिनके राजनीतिक दिन लदने वाले होते हैं। ममता बनर्जी खुद आ गया, भाई बोलता है कि वहां पे प्राण ब्रह्मरा रहते हैं, कोई वहां पे जान है, इसलिए वो जान में वो आईपैक के अंदर में वो खुद आके हार्ड डिस्क भी लेके गया और फाइल भी लेके चले गए हैं, और उसके साथ साथ अपना पुलिस लोगों को भी चोरी करने का लिए प्रेशर दिया, उसको भी लेके गया, शामिल कर दिया है। तो इसमें साफ साफ हो रहा है कि जो ईडी का जो रेट है, ईडी का जो इंक्वायरी है, इसको बाधा देने का कोशिश चल रहा है। और इसमें साबित हो गया कि यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है। ममता बनर्जी एक शपथ लेके मुख्यमंत्री हुआ था, लेकिन शपथ को तोड़े है, संविधान को तोड़े है। कोई राज्य का अपने मुख्यमंत्री को देखा ऐसे करके पूरा कैसा हिम्मत होता है कि इसको लेके जा रहे। ये जो ईडी की रेड हुई, ये आईपैक पर हुई थी, यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, और उसने भी अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है और उनकी बात भी हम आप तक रखना चाहते हैं। आईपैक के मुताबिक उन्होंने कई राजनीतिक दलों के लिए काम किया है। उन्होंने बीजेपी के लिए काम किया, कांग्रेस के लिए, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, वाईएसआर कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड और शिवसेना सहित बहुत सारे पार्टियों के लिए काम किया है। वो कहते हैं कि आईपैक ना तो चुनाव खुद लड़ती है और ना ही कोई राजनीतिक पद लेती है, और वो ये भी कहते हैं कि हम एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हम सिर्फ कंसल्टेंसी देते हैं, राजनीतिक विचारधारा से हमारा कोई मतलब नहीं है, पार्टियों की जो आपस में मतभेद हैं उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हम तो कुछ युवा प्रोफेशनल लोगों की एक कंपनी है और हम बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। ईडी ने कोलकाता में आईपैक के दफ्तर और डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर तलाशी ली है और ये घटना चिंता पैदा करती है, और आईपैक ने कहा है कि उन्होंने जांच के दौरान एजेंसियों को पूरा सहयोग दिया है और वो आगे भी सहयोग देते रहेंगे। अब आपको हम पटना लेकर चलते हैं, और पटना से एक बड़ी अजीबोगरीब खबर आई है। आपने सोशल मीडिया पर, अपने व्हाट्सएप पर ज्वेलरी की दुकानों में लूटपाट के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, जिनमें अपराधी अपने चेहरे पर या तो मास्क लगाकर आते हैं या चेहरा ढककर आते हैं, लूटपाट करते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि बुर्का पहनकर भी कई गैंग ऐसे हैं जो दुकानों में आते हैं, पहले गहने देखने का नाटक करते हैं और फिर वहाँ से गहने चुरा लेते हैं, और आपको पता ही नहीं चलता क्योंकि उन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ है और या फिर बुर्का पहना हुआ है। ये सारी तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियोस की चर्चा होती रहती है। इससे जो ज्वेलर्स हैं उनका बड़ा नुकसान होता है। अब ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन की बिहार यूनिट ने एक फैसला लिया है। उसके मुताबिक बिहार में जो ज्वेलरी की जितनी भी दुकानें हैं, सोने चांदी गहनों की जो दुकानें हैं, उसमें मास्क, हेलमेट, बुर्का और नकाब पहनकर कोई भी दाखिल नहीं हो पाएगा। यानी चेहरा ढककर आने वालों को ज्वेलरी शॉप्स में एंट्री नहीं मिलेगी। पहले आप अपना चेहरा दिखाइए, उसके बाद ही आप दुकान में आ सकते हैं। यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है और पुरुषों और महिलाओं दोनों पर ही लागू होगा बराबरी से। चाहे आपका धर्म कोई भी है, जाति कोई भी है, यह फैसला सब पर लागू होगा। यानी एक प्रकार से एक धर्मनिरपेक्ष फैसला है। बिहार की सभी ज्वेलरी शॉप्स में 8 जनवरी से यह फैसला लागू हो चुका है। लेकिन अब यह एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है क्योंकि इसमें बुर्का और नकाब शामिल हैं, इसलिए यह राजनीति भी इस पर हो रही है और लोगों ने इसे धर्म के साथ जोड़ दिया है। हम लोगों ने ज्वेलर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन ने, बिहार चैप्टर ने एक डिसीजन लिया है अपने सुरक्षा के तहत कि भाई जो भी हमारे कस्टमर फुल हेलमेट पहन के आते हैं या मफलर से पूरा बांध के आते हैं, महिलाएं कोई हिजाब लगा के आती है, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करके उनका रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना चेहरा आइडेंटिफाई कराए, फिर उसके बाद हमारी दुकान में आए। कोई बैंड वैंड का कोई हम लोगों ने नहीं कॉल किया, ना बैंड हुआ।
ये सरकार और ज्वेलरी शॉप वालों को भी सोचना चाहिए कि आखिर जो संविधान में मौलिक अधिकार है लोगों का, खान पान पहनावे पर, उससे आप किसी को कैसे रोक सकते हैं। अब हमारी मुस्लिम महिलाएं वो तो हिजाब और बुर्का में रहती है, सबको पता है। आप ऐसे कैसे किसी को रोक सकते हैं कि वो बुर्के में और हेलमेट में, कल तो कहेंगे टोपी में नहीं आएगा, परसों कहेंगे धोती में नहीं आएगा, शॉल में नहीं आएगा। ये तो तुगलकी फरमान है। तो ये दुकानदार अपनी सेफ्टी के लिए यदि यह निर्णय लिया है, जब किसी भी ज्वेलरी दुकान हो या और अन्य दुकान में हेलमेट लगा कोई नहीं आवे या हिजाब लगा कर नहीं आवे, तो ये तो अच्छी बात है ना भाई, ताकि उसको जो व्यक्ति भी कोई जाए तो उसको चेहरा को दुकानदार देख पाए। ऐसा नहीं ये हेलमेट के आड़ में कोई घटना घट जाए। ये तो स्वाभाविक है। अगर ज्वेलरी के दुकानदारों ने ऐसा निर्णय लिया है तो इस प्रकार का निर्णय का मैं सराहना करता हूं। अब जरा ध्यान दीजिए कि किसी भी नेता ने हेलमेट और मास्क को लेकर कोई बयान नहीं दिया। सबको जो नाराजगी है, आपत्ति है, सिर्फ हिजाब पर है। बिहार के व्यापारियों ने लूटपाट को रोकने के लिए एक अच्छी पहल की है। उन्होंने अपनी दुकान के बाहर बोर्ड भी लगा दिए हैं और ये एक बड़ा और साहसिक कदम माना जाएगा, क्योंकि मास्क, हेलमेट, बुर्का और नकाब को सोने चांदी की दुकानों में लूटपाट के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। ये सिर्फ बिहार की समस्या नहीं है, इसलिए ये फैसला असल में पूरे भारत में ही लागू हो जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे नियमों को कुछ लोग धर्म और मजहब से जोड़ ही देते हैं। यही बुर्का पहनने वाले लोग जब विदेश जाते हैं तो एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के समय चेहरा दिखाने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। अगर यही लोग इस दुनिया में जो ह्यूमन राइट्स का चैंपियन माना जाता है, जो देश और जिसको कहते हैं कि सबसे पुराना लोकतंत्र है, अमेरिका में जब यही जाएंगे तो एयरपोर्ट पर पूरी तलाशी होने में किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जब यही लोग चुनाव के दौरान वोट डालने के लिए जाते हैं तो चेहरा दिखाने में अचानक से समस्या होने लगती है। बिहार विधानसभा चुनाव में भी बुर्का को एक नया मुद्दा बना लिया गया और कई पार्टियों की ये मांग थी कि बुर्का हटाकर महिला वोटरों की पहचान नहीं की जानी चाहिए। आपको याद होगा चुनाव के दौरान ये एक बड़ा मुद्दा बना था बिहार में। सच्चाई ये है कि एक खास धर्म के कुछ लोग खुद से जुड़े किसी भी मुद्दे पर बहस होते ही उसे एक धार्मिक एंगल दे देते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि सुरक्षा और कानून के मामले में कोई समझौता नहीं होना चाहिए और अगर किसी देश को वाकई में एक धर्मनिरपेक्ष देश बनना है तो फिर सब धर्मों के लिए बराबर का कानून होना चाहिए। और इन दुकानों में भी हर धर्म के लोगों के लिए बात कही गई है। चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, आप अपना चेहरा नहीं ढक सकते, मास्क नहीं पहन सकते और आपको अपना चेहरा दिखाना ही पड़ेगा। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और इस ब्रेक के बाद कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। अब बात करते हैं अमेरिका की हेल्थ इमरजेंसी की। अमेरिका भले ही दुनिया की एक महाशक्ति बन गया है, सुपर पावर है और अमेरिका की सेना अलग अलग देशों में बड़े बड़े सफल ऑपरेशंस कर रही है, लेकिन अमेरिका में 77% युवा जंक फूड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाने की वजह से इतने अनफिट हो चुके हैं कि उन्हें अब सेना में भी भर्ती नहीं किया जा सकता। अब सेना में भर्ती करने के लिए लोग नहीं मिल रहे। अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अमेरिका के हेल्थ केयर बजट का करीब 90% खर्च क्रोनिक बीमारियों पर हो रहा है। देश को मिलने वाला 48% टैक्स हेल्थ केयर पर खर्च हो रहा है। मोटापा, डायबिटीज, हार्ट डिजीज और फैटी लिवर ये बीमारियां हैं जो वहां अब आम हो चुकी हैं। जब किसी देश का भविष्य अस्पतालों में तय होने लगे तो समझ लीजिए कि समस्या शरीर की नहीं है, बीमारी की नहीं है। शरीर जो समस्या है वो है थाली की, क्या खा रहे हैं इसकी समस्या है। और इसका मूल कारण है स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट, यानी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड। और ये अमेरिका जैसे देशों के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए ट्रंप प्रशासन ने अगले 5 साल के लिए एक डाइट गाइडलाइन जारी की है और इस गाइडलाइन को हाल के वर्षों में सबसे बड़ा न्यूट्रिशन रीसेट बताया जा रहा है। सरकार का साफ संदेश है कि अपनी जड़ों की तरफ लौटिए और प्राकृतिक भोजन खाइए।
इसमें कहा गया है कि लोग प्रोटीन, सब्जियां, फल, साबुत अनाज, हेल्दी फैट और फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स को अपनी थाली में स्थान दें। यानी आप हरी सब्जियां खाइए, अनाज खाइए, फल खाइए और उसी थाली से अब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, एक्स्ट्रा चीनी, सोडियम, हानिकारक फैट और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। 18 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के 75% से ज्यादा अमेरिकी ओवरवेट हैं या मोटापे का शिकार हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मोटापे और टाइप 2 डायबिटीज के मामले अमेरिका में हैं। 50% लोग डायबिटीज या प्री डायबिटीज से ग्रस्त हैं। 12 से 18 वर्ष के 33% बच्चे वहां पर प्री डायबिटिक स्थिति में हैं। और हालत यह है कि अमेरिका में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च दूसरे विकसित देशों से 2.5 गुना ज्यादा है। और अमेरिका की इस हेल्थ इमरजेंसी का असर अब वहां की राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ रहा है। खान पान से जुड़ी इन बीमारियों की वजह से 77% युवा सेना में भर्ती के लिए अनफिट हो गए हैं। और इस नई गाइडलाइन में कहा गया है कि हर भोजन में पर्याप्त हाई क्वालिटी प्रोटीन शामिल होना चाहिए। अंडा, मछली, चिकन और मीट के साथ दाल, बीन्स, नट्स, सीड्स, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो आपके डाइट का हिस्सा होना चाहिए। अमेरिका की सरकार ने कहा है कि चिप्स, कुकीज, कैंडी, सोडा, एनर्जी ड्रिंक्स, जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स से जितना दूर रहें यह आपकी सेहत के लिए उतना ही बेहतर होगा। तो अमेरिका अब जाग गया है, पर हम कब जागेंगे? हाल के वर्षों में भारत के लोगों ने भी खान पान, फैशन और लाइफस्टाइल के मामले में पश्चिमी देशों को फॉलो करना शुरू कर दिया है। हम भी अमेरिका को फॉलो करते हैं, इसलिए अब भारत के लोग भी लगातार अनफिट होते जा रहे हैं। खाने पीने की जो आदतें अमेरिका अब बदलना चाह रहा है, भारत के लोग तेजी से उन्हीं आदतों को अपना रहे हैं। जंक फूड, चिप्स, बिस्किट, पैकेट वाले ड्रिंक्स, नमकीन, तमाम तरह के अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड अब हमारे रोजमर्रा के खाने का हिस्सा बन चुके हैं। स्वास्थ्य पर रिसर्च करने वाली एक मशहूर मेडिकल जर्नल लैंसेट के मुताबिक भारत में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की बिक्री वर्ष 2006 से 2019 के बीच यानी 13 सालों में 40 गुना बढ़ गई थी। 2022 और 23 में देश के 96% घरों में पैकेज्ड प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि 2011 और 12 में यह आंकड़ा लगभग 82% था। वर्ष 2024 में गांवों में लोगों ने अपने खाने पीने के कुल खर्च का करीब 10% और शहरों में 11% पैकेज्ड प्रोसेस्ड फूड पर खर्च किया। भारत में 29% लोग मोटापे से ग्रस्त हैं, 40% महिलाओं के पेट की चर्बी बढ़ रही है, 11% लोग डायबिटीज और 15% लोग प्री डायबिटीज की स्थिति में हैं। और अब यह जरूरी हो गया है कि भारत में भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को लेकर सख्त नियम लागू हो जाएं। इनके पैकेट पर चेतावनी लिखी होनी चाहिए और भ्रामक विज्ञापनों पर भी रोक लगनी चाहिए। इसका एक तरीका यह भी है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पर हेल्थ टैक्स लगाकर इन्हें अब महंगा कर दिया जाए और इन्हें बनाने वाली कंपनियों पर सख्त कानून लागू किए जाएं ताकि वो जरूरत से ज्यादा फैट, चीनी, नमक या दूसरे केमिकल्स का इस्तेमाल ना कर पाएं। यानी इनकी भी एक सीमा अब तय होनी चाहिए। और अमेरिका की सरकार ने, ट्रंप की सरकार ने यह कहा है कि अभी तक इस प्रकार के खाने को जो बढ़ावा दिया जा रहा था वो मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनके मुनाफे के लिए किया जा रहा था। सरकार की नीतियां ऐसी बन रही थी जिससे इन बड़ी बड़ी कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो पाए, लेकिन अब वो इस मुनाफे को कट करने वाली है और यही काम हमें भारत में करना पड़ेगा। ये तमाम तरह की मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में आ रही हैं, इनके मुनाफे लगातार दुगने, तिगने, चौगने होते जा रहे हैं। हमारे देश के लोग अब प्राकृतिक खाना खाना बंद करते जा रहे हैं और हर चीज़ बाजार में पैकेट बंद जो है खरीद कर खाई जा रही है, जिसकी वजह से हमारी स्थिति भी आगे चलकर ऐसी ही हो जाएगी जैसी आज अमेरिका की है। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और इस ब्रेक के बाद कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। अब हम भारत में डिलीवरी बॉयज़ की समस्याओं और तकलीफ़ों का एक विश्लेषण करेंगे, क्योंकि एक डिलीवरी बॉय को हर दिन और हर घंटे अपने सम्मान के लिए लड़ना पड़ता है, कभी सड़क पर तो कभी ग्राहक को डिलीवरी देते समय और कभी अपनी कंपनी के साथ। इस समय हमारे देश में करीब 1 करोड़ गिग वर्कर्स हैं। गिग वर्कर्स यानी वो लोग जो कैब ड्राइवर्स या डिलीवरी बॉयज़ के तौर पर काम करते हैं, जिनकी कोई पक्की नौकरी नहीं है। भारत युवाओं का देश है,
हमारे देश में करीब 80% गिग वर्कर्स की उम्र 18 से 35 साल के बीच है। इनमें से ज़्यादातर डिलीवरी बॉयज़ हैं। यानी हमारे देश के युवाओं का एक बड़ा वर्ग सिर्फ सामान की यहाँ से वहाँ तक डिलीवरी कर रहा है। मतलब आप ये समझिए कि एक सामान है और उनसे बस ये कहा जा रहा है कि सामान को यहाँ से उठाकर वहाँ पहुँचा दीजिए। इसमें ना तो कोई स्किल की आवश्यकता है, ना किसी हुनर की आवश्यकता है, ना ही किसी पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता है, और उनका जो स्किल है वो बढ़ नहीं रहा, और ना ही उन्हें कोई ठोस प्रोफेशनल अनुभव मिल रहा है। सिर्फ उनकी उम्र बढ़ रही है, सेहत बिगड़ रही है, और कई बार मारपीट भी उनके साथ हो जाती है। और ऐसी ही मारपीट की घटना कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुई, जहां सड़क पर एक दुर्घटना के बाद एक डिलीवरी बॉय की पिटाई कर दी गई। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, डिलीवरी बॉय रास्ते से अपने स्कूटी पर आता है और उसी दौरान दूसरे रास्ते से एक स्कूटी आकर उसे टक्कर मार देती है, और इसके बाद स्कूटी से एक व्यक्ति उतरकर डिलीवरी बॉय की पिटाई करना शुरू कर देता है। डिलीवरी बॉय हो सकता है जल्दबाजी में रहा हो, उसके पास एक डेडलाइन होगी कि 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करनी है, या कुछ भी ये कहा गया होगा कि आपको जल्दी से जल्दी डिलीवरी करनी है, और इसके बाद अक्सर ऐसी दुर्घटनाएं डिलीवरी बॉयज़ की हो जाती हैं। डिलीवरी बॉय की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे पीटा गया। किसी ने मदद नहीं की, पक्ष नहीं सुना, और सब ने मान लिया क्योंकि एक वो डिलीवरी बॉय है इसलिए गलती उसी की होगी। करीब 3 महीने पहले अक्टूबर में बेंगलुरु में ही एक पति पत्नी ने एक फूड डिलीवरी बॉय की कार से कुचलकर हत्या कर दी थी। उसकी भी गलती इतनी ही थी कि उसकी स्कूटी से कार को जरा सी हल्की सी टक्कर लग गई थी, और उसके बाद ये घटना हुई थी। प्रिजनर्स ऑन व्हील्स नाम की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक करीब 41.5% डिलीवरी बॉयज ने कहा है कि उनके साथ कभी ना कभी मारपीट हुई है। इससे भी बड़ी बात यह कि 64% डिलीवरी बॉयज का कहना है कि हिंसा होने पर उनकी कंपनी ने उनकी कोई मदद नहीं की। हमारे देश में खाने से लेकर कपड़े, किताब, दवाइयाँ, राशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर ज़रूरत की चीज़ हमारे देश के लोगों को अब अपने घर तक चाहिए, फ्री होम डिलीवरी चाहिए। लेकिन जब कोई ऑनलाइन ऑर्डर आता है तो एक डिलीवरी बॉय को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो तेज़ स्पीड में गाड़ी चलाता है, कई बार ट्रैफिक नियम भी तोड़ देता है, कई बार एक्सीडेंट करता है, एक्सीडेंट का शिकार होता है। इतनी मेहनत के बाद भी थोड़ी सी देर होने पर लोग बदतमीजी करते हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन ऐसा बीतता होगा जब डिलीवरी बॉय को अपमानित ना किया गया हो, और बदले में उसे क्या मिलता है? रोज के एक दिन के 500 से 600 रुपए। करीब 65% डिलीवरी बॉयज हर रोज 600 रुपए से कम कमाते हैं। रोज के 500-600 रुपए कमाने के लिए कितनी मुश्किलों से गुजरते हैं। 48% डिलीवरी बॉयज का कहना है कि वो हफ्ते में एक दिन की छुट्टी भी नहीं ले पाते। 100 में से करीब 50 डिलीवरी बॉयज को हर रोज परिवार के साथ समय बिताने के लिए 2 घंटे से भी कम समय मिलता है। 75% से ज़्यादा डिलीवरी बॉयज हर दिन 10 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं, और 80% डिलीवरी बॉयज सिर्फ 5 से 7 घंटे ही सो पाते हैं। आज हमारे देश में करीब 30% गिग वर्कर ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं, और 4% तो ऐसे हैं जिनके पास मास्टर्स की डिग्री है, उसके बाद भी डिलीवरी बॉयज का काम कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि आज हमारे देश में डिलीवरी बॉयज के तौर पर काम करने वालों में 91% सिर्फ यही एक काम करते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं, उनके पास कोई दूसरा रोजगार नहीं। देश के लाखों डिलीवरी बॉयज की जिंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य बचा है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अब अगर हमारे जितने भी स्टार्टअप्स हैं, ज्यादातर अगर वो हमारे इन लोगों का स्किल सेट डेवलप नहीं करेंगे, और उन्होंने बड़ी संख्या में हमारे इन युवाओं को सिर्फ इस काम पर लगा दिया कि एक सामान को यहाँ से उठाकर वहाँ पर पहुँचाना है, तो आप सोच लीजिए कि हमारे देश का क्या भविष्य होगा। लेकिन आज हम आपसे ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि डिलीवरी बॉयज़ जो हैं वो बहुत मेहनत के साथ अपना काम करते हैं। इनके साथ आपको अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर आपके पास कोई सही समय पर आपका ज़रूरत का सामान लेकर आ रहा है तो उसे एक गिलास पानी पूछने में आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर आप अपनी तरफ से उसे कोई टिप दे सकते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, अगर आपको उसका काम अच्छा लगा हो। लेकिन ये एक बहुत विस्तृत चर्चा है। इसके बारे में सरकार को, देश की व्यवस्था चलाने वाले लोगों को, और हमारे स्टार्टअप्स और इस प्रकार की जो कंपनियां हैं जो चला रहे हैं, उन्हें मिलकर एक बार सोचना होगा कि हम अपने देश के इतनी बड़ी संख्या में युवाओं के लिए आखिर क्या कर रहे हैं। और इस प्रकार से अगर सारे युवाओं को आपने डिलीवरी बॉयज़ बना दिया तो फिर देश का भविष्य क्या है। एक दूसरा एंगल ये भी है कि हमारे देश में कितने ऐसे युवा हैं
जिनके पास वो ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स की डिग्री भी है, लेकिन उनके पास स्किल नहीं है। और जब आपके पास कोई स्किल नहीं है, कोई हुनर नहीं है, तो फिर आपसे क्या काम लिया जा सकता है। इसलिए मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा ये विस्तृत जो है विषय है, इसके बारे में सारी चीज़ों को सोचकर इसका कोई इलाज, इसका कोई हल निकालना चाहिए। तो आज डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल यानी सोमवार रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।